हेलो दोस्तों, मैं रमेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का सेशन आज के सेशन में हम लोग एलसीएम एचसीएफ लॉसा मौसा पढ़ेंगे, जो यूपी टेट के परीक्षाओं में अक्सर इस चैप्टर से 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहले प्रश्न पे जाने से पहले हम लोग पहले कुछ बेसिक चीज़ों को इसको सीख लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, फिर हम लोग प्रश्न में चलेंगे। जैसा कि पिछली क्लासेस में हम लोगों ने संख्या पद्धति को पढ़ा और फिर लास्ट में एमसीक्यू के माध्यम से प्रश्न भी, प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न भी, महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उन पे हमने डिस्कशन किया। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पहला शब्द है आपका बेसिक चीज, गुणज। गुणज या कहीं कहीं इसे गुणन भी लिख दिया जाता है, गुणन। ये क्या होता है? ये किसी भी संख्या का, गुणज या गुणन, ये किसी भी संख्या का मल्टीपल होता है। मल्टीपल का मतलब जैसे एक संख्या आपने ली 8, मान लीजिए आपने एक संख्या ली और इसका मल्टीपल तो 8 गुने 1 यानी 8। फिर 8 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो कितना? 8 दूना 16। फिर 8 का मल्टीपल 3 यानी 8 त्रिका 24, या 8 का 4 के साथ तो 8 चौका 32। कहने का मतलब ये कि ये सारे के सारे, ये 16, 24, 32 ऐसे डैश आगे ये 8 के गुणज है। 8 के गुणज है या गुणन है, यानी 8 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और जो अगली संख्या प्राप्त हो वो 8 का गुणन होती है। या ये भी कह सकते हैं कि किसी भी संख्या में 8 का भाग चला जाए, पूर्णतः वह संख्या कट जाए, तो वह संख्या 8 का गुणज होगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो गुणन या गुणज ये है कि वो किसी भी संख्या के मल्टीपल को विभाजित कर दे या उसका मल्टीपल हमें ज्ञात हो जाए तो वह संख्या का गुणज होगी। अब दूसरा टॉपिक है हम लोगों का गुणनफल। दूसरा है गुणनफल। गुणनखंड, सॉरी, गुणनफल नहीं, गुणनखंड। गुणनखंड, गुणनखंड क्या होता है? किसी भी संख्या में जिस संख्या से पूरी तरह भाग चला जाए, कोई संख्या हो उसमें जिस संख्या का पूरी तरह से भाग चला जाए वह उस संख्या का गुणनखंड। जैसे आप ले लें 64, तो 64 में क्या 2 का भाग चला जाएगा? तो आप देखेंगे कि हाँ 2 का भाग चला जाएगा। फिर क्या, कितने का भाग जाएगा? या आप 100 ले लें, सिंपल 100 ले लें तो 2 का भाग चला जाएगा, आप देखेंगे, यानी 2 इसका क्या है? गुणनखंड है। फिर कितने का भाग चला जाएगा? 2 से काटेंगे 50, फिर इसको किससे काटेंगे? फिर 2 से काटेंगे तो फिर 25 हो जाएगा। फिर 2 से नहीं कटेगा तो 5 से, फिर 5 से, यानी ये इसके गुणनखंड हो गए। यानी जिस संख्या से इसमें भाग चला जाता है, पूरी तरह से कट जाती है और ये ऐसा मान आ जाता है जो इससे छोटा नहीं हो सकता, वो इसके गुणनखंड होते हैं। यानी 32 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये 32 के गुणनखंड हो गए। ऐसे और ले लीजिए आप 625 का, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी ये आपका हो गया 25, 25, 25, 125 और 125, 25, 625। तो ये इसके गुणनखंड हो गए।
आई होप आप लोग गुणनखंड समझ गए होंगे, गुणज समझ गए होंगे। जैसे क्या होता है ये छोटी छोटी चीज़ें, मेरा बताने का ये अभिप्राय है कि ये आपके यूपी टेट में पूछ देता है और शब्द भी आ जाते हैं गुणन या गुणज या गुणनखंड। तो आप इसे जानते रहेंगे तो आसानी से उसकी भाषा को, प्रश्न की भाषा को आप लोग समझ जाएंगे। अब आपका भाज्य और अभाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य। ये भाज्य क्या है? भाज्य वह संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी एक अंक से, किसी भी एक अंक या एक से अधिक अंकों से भाग चला जाता है तो वो संख्या भाज्य हो जाती है। एक और व स्वयं से, एक व स्वयं से छोड़कर किसी भी संख्या से, एक संख्या से या किसी भी संख्या से भाग चला जाता है। और अभाज्य क्या है? अभाज्य वे संख्याएं हैं एक व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है। किसी भी संख्या से एक और स्वयं को छोड़कर, मतलब के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है। किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाता है। और इसमें क्या होता है? भाज्य में एक व स्वयं से छोड़कर किसी भी संख्या से भाग चला जाता है तो वो भाज्य कहलाता है। अब भाग चला जाता है तो भाज्य 4 है, 6 है, आपका 9 है, 10 है, ये 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, ऐसे 100 है, 125 है। तो ये संख्याएं सारी डैश डैश आगे, ये सब क्या है? भाज्य है। और इसमें क्या है? इसमें है आपका क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, उसके बाद है आपका 11, 13, फिर आपका 17, 19, फिर ऐसे आपका 29, फिर आगे 31, ऐसे डैश डैश। ये सारी जो संख्याएं हैं वो अभाज्य हैं। इन संख्याओं में एक और स्वयं का ही भाग जाता है, अन्य किसी संख्याओं का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये सब अभाज्य हैं। और इसमें एक और स्वयं के अलावा और भी किसी संख्याओं का भाग चला जाता है तो ये भाज्य संख्या है। नोट सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब इतना हो गया। अब हम लोग सीखते हैं लघुत्तम ज्ञात करने की विधियां। आप लोग ये भाज्य, अभाज्य, गुणन और गुणज, गुणनखंड को तो समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं किस पे? लघुत्तम ज्ञात करने की विधियां। यानी पहला, लघुत्तम समापर्त ज्ञात करने की विधि। पहली विधि क्या है? पहली विधि है भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। पहली विधि है भाग विधि।
संख्या ले लेते हैं। संख्या आपने ली 21, 28, 27, 27, 81 और आप 125। ये एक संख्या आपने ली 21, 27, 81, 25। अब भाग विधि करने की क्या है कि इन संख्याओं का क्या करेंगे हम, भाग विधि से इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। सबसे छोटी संख्या लेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 से क्या कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है, इसलिए 2 छोड़ देंगे। फिर हम 3 लेंगे। 3 से कौन कट रहा है? 7 त्रिका 21, 7 बार में कट गया। 9 त्रिका 27, 9 बार में कट गया। और 27 त्रिका 81, यानी 3 या 27 बार में कट गया 3 से। क्या 125 कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसे ऐसे रहने देंगे। फिर आते हैं 3 से, फिर काटते हैं 3 से इसे, तो क्या 7 कटेगा 3 से? तो नहीं कटेगा, तो 7 को नीचे वैसे उतार देंगे। 9 कटेगा तो 3 त्रिका 9, 3 बार में कट जाएगा। 27 कितनी बार में कटेगा? 9 बार में कट जाएगा। और 125 नहीं कटेगा, तो उसे वैसे उतार देंगे। फिर 3 लेंगे। फिर 7 नहीं कटेगा, तो इसे उतार देंगे। 3 करने 3 और 3 त्रिका 9, यानी यहाँ 3। और फिर 125 नहीं कटेगा, तो उससे भी वैसे ही उतार देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर 3 ले लेंगे। तो ये 7, कब तक 3 लेते रहेंगे? जब तक 3 का मान 1 ना हो जाए। जहाँ भी 3 से जो संख्याएं कटने वाली हों, मतलब ऐसी संख्या आ जाए या 1 हो जाए कि वो उसके बाद ना कटे। तो ये 1 नहीं कटेगा, 1 को ऐसे रख देंगे। फिर 3 करने 3, यहाँ भी 1 हो गया और ये नहीं कटेगा, तो 125 नीचे उतार देंगे। फिर क्या करेंगे? अब ले लेंगे हम लोग 5। कितना लेंगे? 5। 7 नहीं कटेगा, तो 7 को ऐसे, 1 भी नहीं कटेगा। फिर ये 1 नहीं कटेगा, ये कामा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर ये क्या हो गया? ये 25 हम 125। फिर 5 से काटेंगे, तो ये 7 रहेगा। फिर यहाँ 1 रहेगा, फिर यहाँ भी 1 रहेगा और ये 5 हो जाएगा। 25 को 5, फिर 5 से काट देंगे। अब क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, यह भी 1 हो जाएगा और यह भी 1 हो जाएगा। अब 7 से ले लेंगे। 7 से तो यहाँ भी 1, ये भी 1, फिर ये भी 1, फिर 1। अब कितना हो गया आपका एलसीएम? एलसीएम आपका कितना हो गया? 3 गुणे 3, फिर गुणे 3, ये 3 लगभग 3 4 है, यानी 3 गुणे 4, यानी 4 हो गया। गुणे कितने हैं? 5, 3 है, 5 गुणे 5, फिर गुणे 5 और फिर नीचे 1 7। आपका इतना हो गया। अब आपका एलसीएम हो गया 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 त्रिका 81, 81 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 55 40, यानी 405 गुणे 25 गुणे 7। अब फिर कर देंगे इससे 25 हम 125, यहाँ 2, आपका हासिल लगा 1 और 25 चौका 100 और 101 गुणे 7। फिर 7 का गुणा कर देंगे, 7 5 35 और ये हो गया 7 दूना 14, 14 3 17 और 7 करने 7 1 8 0 7। ये आपका इन संख्याओं का एलसीएम हो गया कितना? 70,875। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे भाग विधि से कैसे हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। एक और छोटी संख्या ले लेते हैं, फिर उस पर ज्ञात करते हैं। ये हो गया आपका संख्या लेते हैं हम लोग। संख्या 12, 18, 21 और 27 का एलसीएम ज्ञात करिए। तो जब इनका एलसीएम ज्ञात करना है भाग विधि से, तो क्या करेंगे? भाग देंगे हम लोग
सबसे छोटी संख्या 2 से, तो 2 से हम लोग दें तो 6 दूना 12, 6 बार में कट जाएगा, और 9 दूना 18, 9 बार में कट जाएगा। 21 नहीं कटेगा तो 21 को उतार देंगे हम लोग, और 27 भी नहीं कटेगा तो इसे भी नीचे उतार देंगे। फिर किससे, फिर अभी 2 से कट जाएगा एक तो 2 से काटेंगे तो ये 3 दूना 6, ये कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, ये वैसे के वैसे रहेगा, और 21 भी नहीं कटेगा, ये वैसे रहेगा, 27 भी नहीं कटेगा, ये भी वैसे रहेगा। अब छोटी से छोटी संख्या 3 होगी, तो 3 एकन्ने 3, 3 तिरिका 9, और 7 तिरिका 21, और ये 9 तिरिक 27 हो गया। फिर किससे कटेगा, फिर 3 से कटेगा, तो ये एक उतार देंगे, 3 एकन्ने 3 हो जाएगा, ये 7 यहाँ हो जाएगा, 3 तिरिका 9। फिर किससे कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 1 1 यहाँ क्या 7 नीचे उतार देंगे, यहाँ 3 एकन्ने 3। अब किससे, 7 से, अब नीचे 1, यहाँ भी 1, और यहाँ भी 1, और यहाँ भी 1। अब आपका गुणनखंड एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम कितना, ये 2 कितने हैं 2, तो यानी 2 गुणे 2, और फिर 3 कितने हैं 3 3 है, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, और कितना है 1 गुणे 7। अब आप कर लें 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, और 36 गुणे 21, 7 त्रिक 21, यानी 36 गुणे 21। 36 गुणे 21 का यहाँ गुणा कर लें हम लोग, 36 गुणे 21, तो 3 6 3, और यहाँ से 6 दूना 12, 3 2 3 6 1 7, यानी यहाँ 6, और ये 5, और ये 7, ये आपका 7, यानी 756 आपका आंसर हो गया। ये आपका एलसीएम हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना। डिजिट को यही रहने देते हैं हम लोग। कैसे ज्ञात करेंगे गुणनखंड से, संख्या आपकी है 12 18 21 27। अब कर लेते हैं गुणनखंड 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूना 4 4 3 12। फिर 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 दूना 6 6 त्रिक 18। अब 21 का कर लेंगे, 21 का कितना हो जाएगा 3 गुणे 7। अब क्या कर लेंगे 27 का, 27 का कितना 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। अब एलसीएम लेते हैं, सबसे बड़ी जो घात होती है, सबसे बड़ी घात 3 की क्या है, यहाँ है 3 की घात यहाँ कितनी है 3 बार है, इसलिए इसे 3 बार ले लेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3, एलसीएम 3 गुणे 3 गुणे 3। सबसे बड़ी घात हमने ले ली, तो सबसे बड़ी घात 3 ले ली, तो इसमें से अगर जो लेते हैं तो 1 3 इसमें भी शामिल है, इसलिए इस 3 को नहीं लेंगे। अब किसको ले लेंगे, यहाँ से 7 को ले लेंगे, यहाँ 7 ले लेते हैं। फिर ये वाला हो गया। अब यहाँ देखिए यह दोनों तो इस 3 में शामिल है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ ले लेंगे 2, और एक चीज़ और देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 बार है, तो यहाँ अगर जो इसको भी ले लेते हैं तो यह 2 इसमें शामिल है, यानी गुणे 2 गुणे 2, यानी कह सकते हैं कि 1 2 ले लिए इसमें से, तो यहाँ 1 2 का ले लिए, तो यह 2 तो हो गया, एक ही शेष बचा तो उसको भी ले लेते हैं। अब कितना 3 त्रिका 9 9 त्रिका 27, और ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 9 त्रिका 27, और पिछला में कितना याद किए थे
3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27 और ये 2 दूना 4 और 7, 7 चौका 28, यानी 27 गुणे 28। अब इसे गुणा कर लेते हैं, 28 यहाँ लिख दें, यहाँ 27 लिख दें, तो 7 8 56 को 6 और ये 7 दूना 14, 14 5 19 और ये 6 दूना 2 8 16 और 2 दूना 4 1 5 6 और ये 5 15 6 1 7, यानी कितना आपका 756। कितना आ गया गुणनखंड पे? 756 आ गया, यानी 756 इसका एलसीएम हो गया। यानी आप लोग समझ गए होंगे कि गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। अब हम लोग HCF यानी मौसा ज्ञात करने की विधि देखते हैं। मौसा ज्ञात करने की विधि, पहली विधि है भाग विधि। मौसा यानी महत्तम समापर्त ज्ञात करने की विधि, पहली विधि क्या है? भाग विधि है। अब एक संख्या लेते हैं, 21 28 49, कितना? 49। ये संख्या है, इनका मौसा ज्ञात करें भाग विधि से। तो भाग विधि में क्या होता है, जो पहला छोटी वाली सबसे संख्या होती है उसे हम लोग बनाते हैं क्या? भाजक। क्या बनाते हैं उसको? जैसे होता है भाग विधि में भाजक, फिर क्या होता है? भाज्य होता है, फिर क्या होता है? भागफल, भागफल होता है, और फिर उसके बाद यहाँ होता है शेषफल। तो ये होता है ये प्रोसेस। तो सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या होती है उसे हम लोग क्या बनाते हैं? भाजक बनाते हैं। तो उसे भाजक बनाएंगे और सबसे उसके बाद दूसरी संख्या को क्या? भाज्य बनाते हैं, भाज्य बनाते हैं। अब इस तरह इसको भाग देते हैं। तो 21 को उसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो यहाँ 21 लिख दिए। अब कितना हो गया नीचे आपका? 8 में से 1 गया तो 7 और ये तो कट गया। अब जो शेष बना उसे क्या हम बना देते हैं? उसे जो शेष बचता है उसे हम फिर भाजक बना देते हैं। और भाज्य किसको? यानी इस भाजक को हम लोग भाज्य बना देते हैं ऐसे। 7 त्रिका 21, 7 त्रिका 21, यानी ये कट गया है। यानी 7 जो है 7 क्या है? 21 और 28 का महत्तम समापर्त है। अब हम चेक करेंगे कि क्या 7 से 49 भी कट जा रहा है, क्योंकि यह दो संख्याओं का तो महत्तम समापर्त निकल गया। कितना? 21 और 28 का महत्तम समापर्त 7 निकल गया, यहाँ कट गया। तो हम चेक करेंगे क्या तीसरी संख्या भी 7 से कट जा रही है? तो 7 सते 49, यानी तीसरी संख्या भी कट जा रही है। अतः 27 28 और 21 28 और 49 का महत्तम समापर्त 7 होगा। आई होप आप लोग भाग विधि समझ गए होंगे। एक आध प्रश्न और ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि संख्या लेते हैं हम लोग 25 125 या 625। अब क्या करेंगे? सबसे छोटी वाली संख्या को हम क्या बनाएंगे? भाजक। और भाज्य कौन सी बनेगी? 125। तो 25 25 हम 125, 25 25 हम 125, यानी पहली ही संख्या 25 ही क्या इसको भी विभाजित कर दे रही है, इसको भी विभाजित कर दे रही है। तो यानी 25 क्या इन दोनों का मौसा है। अब हम चेक करेंगे कि क्या 625 भी विभाजित हो जा रहा है। तो 625 को 25 से भाग देंगे तो 25 हम 625,
25 25 हम 625, यानी ये भी भाग चला जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका मौसम कितना होगा, 25 होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे मौसा ज्ञात करते हैं हम लोग। अब इसे मौसा को गुणनखंड विधि से भी ज्ञात करने के लिए हम लोग सीखेंगे, और डिजिट यही रहने देते हैं, डिजिट सेम रहने देते हैं। इसे गुणनखंड के विधि से समझ लेते हैं। गुणनखंड ये दूसरी विधि है, इसको समझते हैं। जैसे 25 है तो 25 का गुणनखंड करेंगे हम तो 5 गुणे 5, सबसे छोटा गुणनखंड तो यही होगा। अब 125 का करेंगे हम तो कितना, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 25 25 5 25 25 25 25 125। और अब 625 का गुणनखंड हम करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 25 25 हम 125 25 625। अब महत्तम समापर्त में क्या करते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड चुनते हैं। उभयनिष्ठ यानी वो सब में शामिल हो, कहने का मतलब। तो आप देखेंगे कि ये 5 यहाँ भी है 2, तो इसके साथ भी ये भी है, यहाँ भी 2, और इसके साथ भी ये 2 है, यानी ये 5 सभी में शामिल है। ये जो दोनों 5 हैं ये सभी में शामिल है। इसमें एक एक्स्ट्रा 5 है, इसमें 2 एक्स्ट्रा 5 है, इसलिए इनको छोड़ देंगे और महत्तम में क्या करेंगे, इनका काम यही जो है उन्हीं को हम ले लेंगे। कितना, 5 आ गया। अब 5 25, यानी 5 गुणे 5 था तो 5 25, आपका मौसम 25 आ गया। आई होप आप लोग गुणनखंड विधि से भी समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा बेसिक एक चीज़ है आपका, वो है भिन्नों का। अगला जो हम लोगों का टॉपिक है वो है भिन्नों का लसा और मौसा ज्ञात करना, यानी भिन्नों का लसा ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करना। भिन्नों का मौसा नहीं, लसा, पहले लसा ज्ञात करना। होता क्या है, जब भिन्नों का आप लौसा ज्ञात करते हैं, भिन्नों का लौसा, तो आपका होता है ये कि अंशों का लौसा, यानी जितने भी भिन्न हैं उनके अंशों का लघुत्तम समापर्त बटे हरों का मौसा, यानी महत्तम समापर्त। क्या होता है, भिन्नों का लसा ज्ञात करने के लिए अंशों का लसा बटे हरों का मौसा। और दूसरा होता है आपका भिन्नों का मौसा ज्ञात करना, यानी महत्तम समापर्त ज्ञात करना। अंशों का महत्तम समापर्त बटे हरों का लघुत्तम समापर्त। ये 2 रूल होते हैं भिन्नों के लौसा और मौसा ज्ञात करने के लिए। तो ये भिन्नों के लौसा और मौसा ज्ञात करने के लिए रूल होते हैं। इनको आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लें। और एक प्रश्न लेते हैं हम लोग, समझते हैं। आपका प्रश्न है 2/3, 4/5 और 4/5 और 6/7 का लौसा तथा मौसा भी ज्ञात करें। मौसा भी
ज्ञात करें। तो ये आपका एक प्रश्न हो गया कि 2/3, 4/5 और 6/7 का लॉसा भी ज्ञात करें और मौसा भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉसा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या, लॉसा। तो लॉसा ज्ञात करने के लिए क्या आपके पास भिन्न कौन सी है, 2/3 है, 4/5 है और एक 6/7 है। तो लॉसा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉसा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, भिन्नों का लॉसा ज्ञात करना। तो भिन्न आपकी कितनी है, 2 हैं, 4 हैं और 6 हैं। यानी गुणनखंड भी करें तो इसका गुणनखंड आप करते हैं तो 2 होगा, इसका करते हैं तो 2 × 2 होगा और इसका करते हैं तो 2 × 3 होगा। तो सबसे बड़ी वाली घात यानी 2 × 2 लेंगे और इसका करेंगे तो 2 × 3 यानी 2 × 3 और इसका करेंगे तो 2 × 2 और ये खुद 2 है। तो लॉसा लेने में सबसे बड़ी वाली घात ले लेते हैं। सबसे बड़ी वाली घात ले लिए हम 2 × 2, तो यहाँ ये 2 भी इसमें शामिल है और यह 2 भी इसमें शामिल है। अब बचा कौन, एक 3 बच गया, तो 3 ले लेते हैं। अब क्या, नीचे कह रहा है कि लॉसा ज्ञात करने के लिए भिन्नों में ऊपर अंशों का लॉसा और हरों का मौसा, तो मौसा ज्ञात करना। तो इसका जब गुणनखंड आप करेंगे तो क्या होगा, इसको 7 × 1 लिख सकते हैं, इसको 5 × 1 लिख सकते हैं और इसे 3 × 1 लिख सकते हैं। तो इनमें क्या कॉमन है, केवल बस एक ही कॉमन है, एक ही कॉमन है। तो मौसम में जितना कॉमन रहता है उतना ही लिखते हैं ना। तो मौसम में जो कॉमन है वो कितना, 1 है, तो 1 हमने लिख दिया। अब क्या हो गया, 2 दूना 4 और 4 3 12, यानी इसका लॉसा कितना हो गया, 12 हो गया। अब इस भिन्न का मौसा ज्ञात करें हम लोग, भिन्न का मौसा। तो भिन्न का मौसा ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, वो कह रहा है कि अंशों का मौसा, अंशों का मौसा। तो अंशों का मौसा ज्ञात करेंगे तो अंशों में क्या था, मौसा इसमें 2 था, इसमें 2 × 2 था और इसमें 2 × 3 था। तो उभयनिष्ठ यही तो है, ये वाला, ये यानी कितना, 2 उभयनिष्ठ है। और हरों में तो कुछ नहीं उभयनिष्ठ है, इसलिए 3 × 5 × 7, 15 15 और 15 15 7 105, यानी कितना हो जाएगा, 2/105 हो गया ना। 7 × 5 35, 15 3 3 9 10, ठीक। यानी मौसा आपका हो जाएगा 2/105। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि लॉसा और मौसा कैसे ज्ञात करते हैं भिन्नों में। और यूपी टेट की परीक्षाओं में ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो लॉसा और मौसा पे, भिन्नों के लॉसा और मौसा में पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। हम लोगों का प्रश्न इस प्रकार है, 2 संख्याओं का मौसा तथा लौसा क्रमशः 15 तथा 300 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न यूपी टेट में लगभग हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और इसका बस एक ही फार्मूला होता है। क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उनका लॉसा गुणे मौसा। क्या होता है, लॉसा गुणे मौसा। अब पहली संख्या कितना दी हुई है, 60 दी हुई है और दूसरी हमें ज्ञात नहीं है, तो दूसरी हमने मान ली x है। दूसरी क्या है, x है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लौसा कितना है 300 और मौसा कितना है 15। अब x बराबर कितना होगा, 300 गुणे 15/60, कितना 60। अब 1 0 से 1 0 कट गया और 6 से 6 5 30, कितना 5 बार में, तो 15 5 75, 15 5 75, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई
75 आ गए, यानी वो दूसरी संख्या कितनी है, 75 है। तो ऐसे इसी पैटर्न पे लगभग बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा यूपी-टेट या सी-टेट में इस पैटर्न पे सवाल आते हैं। आई होप आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। एक इसी टाइप का और प्रश्न लेते हैं और हम उसे शूट आउट करते हैं। हम लोगों का इस प्रकार है कि दो संख्याओं का मौसक व लौसक क्रमशः 8 तथा 8 व 48 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सेम पिछले वाले प्रश्न पे उसी पैटर्न पे है, तो इसे देखते हैं। संख्या क्या है हमारी, एक संख्या है 24 और एक संख्या हमने मान ली x, तो संख्याओं का गुणनफल हो गया 24 गुणे x। अब बराबर किसके है, लौसक गुणे मौसक के, लौसक गुणे मौसक के। यही तो हमारा बेसिक रूल है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लौसक और मौसक के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ देखेंगे x और इधर 8 गुणे 48 बटा 24, 24 दूना 48, 24 दूना 48। अब x की वैल्यू 8 दूना 16, यानी एक संख्या क्या है, 16 है और एक संख्या 24 है। तो इस तरह इसी पैटर्न पे पुराने वाले इस पैटर्न पे था। अब जो बेसिक रूल था, मैंने सारा रूल जो है आपको इस सेशन में समझाने का प्रयास किया। अगले सेशन में हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से प्रश्न लेंगे जो प्रीवियस ईयर के यूपी-टेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे, उन्हें एमसीक्यूज के माध्यम से लेंगे और उसे हम लोग समझेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, तो लाइक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।